गया, हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसे करके आपको देखने को ये पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी मिलेगी, नेट पे देखना बहुत अच्छी से आपको दिख जाएगी। अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप रट्टा मार के करोगे ना तो कभी भी क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे, आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछे कितने वर्ग होते हैं, ये जो होते हैं 18 होते हैं। वर्ग कौन से होते हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। आवर्त कौन से होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां रखे गए हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां नीचे रखे गए हैं और इस पूरे ब्लॉक बना दिया गया, इसको इस ब्लॉक को नाम दिया गया एफ ब्लॉक। क्या नाम दिया गया अभी, एफ ब्लॉक। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां पर रखे गए हैं, भी एफ ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एफ ब्लॉक का ऊपरला कौन है, लेंथेनियम, नीचे वाला एक्टिनोइड। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंथेनोइड कितने होते हैं, 14 होते हैं, और एक्टिनोइड कितने होते हैं भी आपके 14 होते हैं। क्लियर अभी। उसके बाद देखिए यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ऐसे करके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दी गई है। 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से अरेंज कर दिए गए। और जितने भी हैं ये सारे खाने जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे फिल हैं, कोई ना कोई आपके पास एलिमेंट है। आपको इतने एलिमेंट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे भरे हुए हैं, इधर भी आपके सारे के सारे भरे हुए हैं। इस प्रकार से 118 एलिमेंट दिए गए हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो काउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आपकी नेमिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको काउंटिंग करवाता हूं। देखिए काउंटिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले वर्ग में कितने तत्व मौजूद हैं, पहले वर्ग में कितने तत्व। आपको रटना नहीं है, आपको बस पीरियोडिक टेबल को माइंड में सेट कर लेना है। आपको पता है पहला वर्ग पूरा का पूरा फिल है, भरा हुआ पूरा का पूरा। तो इसमें पहले वर्ग में जितने आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 के 7 तत्व मौजूद है। दूसरे वर्ग में एक खाली है, तो कितने तत्व मौजूद है भाई, 6 तत्व मौजूद हैं। उसके बाद भी ये जितने भी हैं ये 3 से 12 तक, 3 से 12 तक ये जो है ये आपके सारे के सारे कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4। तो आपसे पूछे तीसरे वर्ग में कितने तत्व हैं, 4 तत्व मौजूद हैं। उसके बाद यहां पर देखना ये 13 है, ये 14, 15, 16, ये यहां पर 17 है, ग्रुप 17 है। ठीक है, तो इनके अंदर 13 से लेकर 17 तक कितने मौजूद हैं, एक एक कम है तो सभी में कितने अभी 6 हैं। उसके बाद आपसे पूछे ग्रुप 18 में कितने तत्व मौजूद है, तो आपके ग्रुप 18 में कितने तत्व मौजूद है भाई, 7 तत्व मौजूद है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपके वर्ग जो है, आपके वर्गों का पता होना चाहिए किस वर्ग में कितने तत्व मौजूद हैं। अगर रटोगे तो आपको कभी भी नहीं होगा। बस पीरियोडिक टेबल को एक बार ध्यान में रखना, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सुनना भी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा आवर्त से। भी ये आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इनके अंदर कितने तत्व मौजूद है, पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो आपको रटना नहीं, आपको पता है पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व, 1 और 2। यहां पर मैं लिख देता हूं पहले आवर्त में 2 तत्व मौजूद हैं। उसके बाद दूसरे आवर्त में आपको रटना नहीं है कि 8 है, आपको पता है 2 इधर है और 6 इधर है, तो दूसरे में कितने भी 8 मौजूद है। तीसरे में भी सेम ऐसे ही 2 इधर 6 इधर, तो तीसरे में भी कितने भी 8 तत्व मौजूद हैं। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, देखिए इनमें सभी के सभी फिल हैं, सभी के सभी फिल हैं। तो मतलब 18 वर्ग 18 थी, तो कितने तत्व मौजूद है, 18 18 18 18 लिख दो। एक बार के लिए लिख देता हूं 18 18 18 18। लेकिन एक बात याद रखना, सुनना भाई, ये 6th है, ये 7th आवर्त है। देखिए क्या कहा गया कि भी 6th तू एक काम कर, तेरे साथ तू लेंथेनोइड को ऐड कर ले। किसको ऐड कर ले, लेंथेनोइड को ऐड कर ले। इस प्रकार 6 में कितने तत्व मौजूद हो गए भाई, 18 प्लस में 14, 14 किसके, लेंथेनोइड के। ठीक है, तो 6 में कितने तत्व मौजूद हो गए भाई, 32। तो आपको आंसर कितना देना, आपसे पूछे छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है, 32। आपको याद ऐसे करना, 18 प्लस में 14। उसके बाद 7th में आपसे पूछे, देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 18, 14। अब 7वें के साथ कौन दे दिया गया, एक्टिनोइड को दे दिया गया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर लेता है कई बार एग्जामिनर कि छठे मतलब लेंथेनोइड को किस आवर्त के साथ जोड़ा गया, तो किसके साथ जोड़ा गया, छठे के साथ। एक्टिनोइड को किसके साथ जोड़ा गया, तो एक्टिनोइड को किसके साथ जोड़ा गया, 7वें के साथ जोड़ा गया। ये भी 14 और हो जाएंगे तो 32 हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे नाम याद रखते हैं, 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे करके याद करते हैं, लेकिन कई एग्जाम में इनको ये भूल जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल अच्छे से पीरियोडिक टेबल को माइंड में सेट कर लेना है। अब तीसरी चीज बच गई भी अपना ब्लॉक। अब कहोगे सर ये ब्लॉक कैसे बने, देखिए मैं आपको ब्लॉक बताता हूं। ब्लॉक की
काउंटिंग आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है भी ये जो पहला और दूसरा ग्रुप ना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है एस ब्लॉक का निर्माण करता है। किस ब्लॉक का निर्माण करता है भी? एस ब्लॉक का निर्माण करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एस ब्लॉक किस किस वर्ग से मिलकर बना है? पहला और दूसरे से। तत्व कितने होते हैं? 7 इसमें थे, 6 इसमें थे। तो एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं भाई? 13 के 13 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद जो 3 से 12 ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये एक ब्लॉक बनाते हैं जिस ब्लॉक का नाम है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? डी ब्लॉक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डी ब्लॉक किन किन वर्ग से मिलकर बना है? तो ये 3 से 12 तक के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। डी ब्लॉक में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो आप सभी को पता है 3 से 12 में कितने वर्ग हो गए? 10। और हर एक में कितने? 1 2 3 4। तो 10 गुणा में 4 भाई कितने तत्व मौजूद हैं? 40 तत्व मौजूद हैं। तो देखो इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, हर बात के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एक बात याद रखना, अगर आप रटोगे इन चीजों को तो आप थोड़े दिन में इसको भूल जाओगे। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो नेट पे जाओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर्च करो, बिल्कुल कलरफुल आपको जो है ये पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। अब देखो भाई 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट हैं इनको कहा गया भी पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक भाई? पी ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक अभी पी ब्लॉक। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भी पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड तीनों की तीनों चीजें मौजूद है। कहने का मतलब धातु, अधातु और उपधातु तीनों की तीनों मौजूद किसमें है भाई? पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक बनता किस किस से? 13 से 18 तक। तत्व कितने होंगे? देखो भाई इन सभी में 6 तो ये 5 हो गए, 5 6 30 और ये 7, तो 30 और 7 37 तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद है भाई? 37 तत्व मौजूद हैं। एफ ब्लॉक में कितने तत्व मौजूद है भाई? एफ ब्लॉक में आपके 28 एलिमेंट मौजूद है। कितने एलिमेंट मौजूद है भाई? 28 एलिमेंट मौजूद है। बोलो आया ना? क्लियर है? अब देखो जो पहले अपन करते थे ना इति सिद्धम वाली बात कि यह है प्रूफ है। अगर आपको लग रहा है कि ये बात गलत है तो आप काउंटिंग करके देख लो। कहने का मतलब वर्ग को जोड़ना, मतलब पहले ब्लॉक को जोड़ के देखो 13 40 28 और 37। अगर 118 बैठता है तो आपकी काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। सेम ऐसे ही आप जो है आवर्त के साथ कर सकते हो। 2 8 8 18 18 टोटल जोड़ के देखोगे, अगर 118 आपका बैठता है तो आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि तत्व कितने मौजूद हैं? 118 एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये तो मेरी बात थी भी काउंटिंग से भी। किससे बात थी भी? काउंटिंग से। अपन को करनी है काउंटिंग। तो काउंटिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगी आपकी। अब देखो भाई, अब दूसरी बात जो बताता हूं, आवर्त, वर्ग और ब्लॉक। यहां से बिल्कुल आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ब्लॉक भी बना दिए, आवर्त भी बना दिए और वर्ग भी बना दिए। अब देखो 118 एलिमेंट जो है ना वो 3 भागों में विभाजित है। 118 में क्या है भाई? कुछ तो आपके पास धातु है, धातु का मतलब मेटल है। कुछ आपके पास अधातु है, अधातु का मतलब नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कुछ आपके पास उपधातु है, उपधातु का मतलब मेटालॉइड है। क्या भाई? मेटालॉइड है। ठीक है, ये तत्व मौजूद है भी आपके 118 एलिमेंट। धातुओं की संख्या कितनी है? आपसे कई बार क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन से तत्व मौजूद हैं, तो आपके पास 91 जो है धातुएं मौजूद हैं। कोई भी 90 या फिर कोई भी 89 नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे को पता है कई बुक्स में आपको 90 मिलेंगी, लेकिन ये एनसीईआरटी का डेटा आपको मैं बता रहा हूं। धातुओं की संख्या कितनी होती है? 91। अधातुओं की संख्या 20 और उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इस प्रकार से टोटल 118 तत्व मौजूद हैं। देखिए अब एक बात और बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब तक कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं। देखिए कुल 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, लेकिन अब तक 126 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? 126 तत्व प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में अभी अरेंज नहीं किए हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है अब तक कितने तत्व जो है की खोज हो चुकी है, तो 126 की खोज हो चुकी है। अब इन 118 तत्वों के अंदर ना एक चीज और याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुल तत्व 118 है, लेकिन
कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है। कहने का मतलब कुछ तो मनुष्य मतलब जो है कृत्रिम है, पृथ्वी में डायरेक्ट पाए हैं, और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो 118 में 98 तो नेचुरल है, 98 98 जो है वो आपके बिल्कुल प्राकृतिक है, और उसके बाद 20 जो है वो कैसे हैं भाई, आपके आर्टिफिशियल या मैन मेड सब्सटेंस हैं। कैसे हैं भाई, मैन मेड है। तो ये 118 में एक बात, एक काउंटिंग और कर देता हूं मैं, 98 प्लस में 20, 98 तो नेचुरल और 20 जो है मैन मेड या फिर मनुष्य द्वारा बनाए गए। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी काउंटिंग थी। अगर काउंटिंग को आप रटने की कोशिश करोगे तो एक बात याद रखना, आप भूल जाना कि रटने से आपको ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से सारी की सारी काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बैक जाके दोबारा देख लेना, इसको एक बार और देख लेना, इस वीडियो को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। देखिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करवा सकता क्योंकि मैराथन क्लास है और इसमें मैंने 10 दिन में आपकी पूरी साइंस को करवाना है, ताकि कोई भी आप एग्जाम देने जाओ, एग्जाम कोई भी देने चले जाना, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो आपका आने वाला ग्राम सचिव का है या फिर आपका आने वाला पटवारी का है, चाहे फिर आने वाले जो रेलवे के एग्जाम है, कहीं से भी चले जाना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो वर्ग, जो ये जो ब्लॉक बनाए गए हैं, ये जो यहां पर मौजूद हैं, इनमें धातु कहां पर मौजूद है, अधातु कहां पर मौजूद है और उपधातु कहां पर मौजूद है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा 91 धातुएं हैं। तो मैं बता देता हूं, पीरियोडिक टेबल की ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब उधर उधर क्या मौजूद है भाई, धातुएं मौजूद है। क्या मौजूद है भाई, धातुएं। यहां पर सारी की सारी मेटल मौजूद है, मेटल मौजूद है। इधर भी सारी मेटल मौजूद है। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मेटल कहां कहां पाई जाती हैं, तो मेटल आपके एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सभी में पाई जाती हैं, लेकिन एस, डी और एफ इनमें केवल व केवल मेटल पाई जाती हैं और नॉन मेटल और मेटालॉइड नहीं पाई जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पी ब्लॉक बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों की तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये जो ब्लॉक है इधर वाला, इसमें क्या होता है, देखो बेटा, एक जिग जैक लाइन होती है, यहां से बोरोन से स्टार्ट होती है जिग जैक लाइन, ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसे कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और इस जिग जैक लाइन के ऊपर या इसके साइड, ऊपर या इसके साइड 7 मेटालॉइड मौजूद है, 7 मेटालॉइड मौजूद है, जिनको क्या कहते हैं भाई, अपन उपधातु कहते हैं। तो ये कहां पर मौजूद है भाई, ये पी ब्लॉक के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है आपके धातु को, और देखो एक बात बता देता हूं, यहां पर धातु मौजूद है और उस साइड, ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, यहां पर सारी की सारी अधातु मौजूद है। कितनी मौजूद है, अधातु कितनी है भाई, 20। अब देखो एक बात बताता हूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। तो 91 धातु तो आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आप 20 अधातु और 7 उपधातु तो याद कर ही सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस लेवल की कोई तैयारी करना चाहता है तो आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 जो है अधातु कौन सी हैं और 7 उपधातु कौन सी हैं। ठीक है, डिटेल में अगर अपन इस चैप्टर को करते तो मैं सारी की सारी बातें बताता। आप डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, केमिस्ट्री की सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब देखो भाई, उधर अधातु, इधर धातु और बीच में क्या है उपधातु। तो क्वेश्चन आता है, धातुओं को अधातुओं से अलग करने वाली, मेटल को नॉन मेटल से अलग करने वाली कौन होती है, उपधातुएं होती हैं। और वो लाइन जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है उसको क्या कहते हैं भाई, जिग जैक लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। क्लियर भाई, तो जिग जैक लाइन जो है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। उसके बाद देखिए भाई, अपन को करना क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए धातु क्या होती है। धातु जो होती है वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कैसा आयन बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। आप कभी भी देखना, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, सारी की सारी कैसी मिलेंगी भाई, पॉजिटिव मिलेंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेकर कैसी आयन बनाती है भाई, नेगेटिव आयन बनाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अधातु पर कैसा चार्ज
चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उपधातुओं पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये दोनों के बीच की कैटेगरी होती है, किसको क्या कहते हैं भाई, उपधातु कहते हैं। संख्या की कितनी है भाई, आपकी संख्या जो है 7 है, जिसके अंदर आपको पता ही है बोरोन, जर्मेनियम वगैरह जितनी भी हैं ये सारी की सारी इस लाइन पर मौजूद है, वो सारी उपधातुएं होती हैं। अब देखिए, अब एक टाइप से और क्वेश्चन आता है यहां पर, जो मैं आपको बात बताता हूं वो और बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल से ही, पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, कहने का मतलब पूरी ही केमिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर ही मौजूद है। देखो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं यहाँ पर एफ ब्लॉक को भी खत्म कर देता हूं, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं। देखिए 3 चीज मौजूद होती हैं पीरियोडिक टेबल में। एक तो तत्व जिनको बोलते हैं भी एलिमेंट। एलिमेंट तो सारे के सारे एलिमेंट हैं, चाहे वो धातु हैं चाहे अधातु हैं चाहे उपधातु हैं, सभी एलिमेंट हैं। और एक होती है भी धातु जिनको बोलते हैं अपन मेटल, और एक होती है भी अधातु जिनको बोलते हैं भाई अपन नॉन मेटल, और एक होती है भी उपधातु जिनको अपन बोलते हैं भी क्या भी मेटालॉइड। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड। क्वेश्चन सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना, सभी के सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कुल तत्व कितने मौजूद होते हैं, 118। कुल धातु कितनी मौजूद होती हैं, 91। कुल अधातु कितनी मौजूद होती हैं, 20। कुल उपधातु कितनी मौजूद होती है, 7। उसके बाद सुनिएगा, पहला तत्व कौन है, पीरियोडिक टेबल कहो या फिर अपना पहला तत्व कौन है, तो पहले नंबर को किसको स्थान दिया गया भाई, हाइड्रोजन को। पहला तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना, पहली धातु कौन है, पहली धातु कौन है। तो एक बात देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हीलियम। हीलियम तो धातु नहीं है, हीलियम तो अधातु है। तो पहली अधातु कौन है भाई, हीलियम है। लेकिन पहली धातु, अब आगे जाना पड़ेगा, और आगे कौन है भाई, लिथियम है। कौन है भाई, लिथियम है। तो पहली धातु लिथियम है, पहली अधातु हीलियम है। पहली उपधातु कौन है, देखिए सभी क्वेश्चन बदले हैं, बस पहला वर्ड सेम है, सभी क्वेश्चन बदले हैं। पहली उपधातु कौन है, तो पहली उपधातु कौन भी आपकी बोरोन है। कौन अभी, बोरोन है। क्लियर भी, ऐसे क्वेश्चन करके आ जाते हैं। और देखिएगा कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई। सबसे भारी तत्व कौन है, क्या क्वेश्चन आएगा भाई, सबसे भारी तत्व कौन है, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी अधातु कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूज मत होना। सेम ऐसे ही, सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व कौन है, जैसे कि हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो जैसे कि लिथियम है। सबसे हल्की अधातु कौन है, तो अधातु कौन है, हीलियम है। सबसे हल्की उपधातु से नहीं आता, हल्की वल्की से, ठीक है। तो कहने का मतलब सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं, आपको देखने में सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन सभी के सभी क्या हम भी अलग हैं, सभी के सभी क्या हम भी अलग हैं। तो इस बात से कभी क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, सबसे बारी वारी वगैरह ये क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। क्लियर भी, क्लियर भी। चलो भाई उसके बाद ये जो आपको जो ये जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, इनकी सभी की मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। यहां पर आपको जो ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं वो चीज करवाऊंगा जो समझने की है, ठीक है। जितने भी वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा, वैसे मैं करवा भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, ठीक है। तो उस वहां से चेक कर लेना। पिछली वीडियो की भी पीडीएफ आपको, पिछली पहली जो डे 1 की जो पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है अपना कर लेना, टारगेट टारगेट टारगेट, यहां पर ऐसे करके टारगेट का निशान मिलेगा और HSSC और GS कर देना ऐसे करके। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इनकी नेमिंग से। किन की नेमिंग से भाई, जैसे कि वर्ग की नेमिंग से, आपकी आवर्त की नेमिंग से, ठीक है। देखिए आवर्त की नेमिंग तो कुछ नहीं है, आवर्त की नेमिंग क्या भाई, ये सबसे छोटा व आवर्त है पहला तो शॉर्टेस्ट, ये सबसे बड़े हैं दोनों तो ये लॉन्गेस्ट, ये बीच के हैं ये जो स्मॉल और ये लॉन्ग,
ठीक है, इनकी नेमिंग कभी नहीं आती। नेमिंग आती है तो किसकी नेमिंग आती है भाई, आपके वर्ग की नेमिंग आती है। किसकी नेमिंग आती है, वर्ग की। हर वर्ग को, क्योंकि भाई अपने को देखिए एक बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां रखे गए, तो एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लेंथेनॉइड है या फिर एक्टिनॉइड है। क्लियर है, 14 14 दूनी 28। उसके बाद मैं बात करता हूं वर्ग की। जैसे कि हर एक वर्ग को नाम दिया गया है, हर एक वर्ग को क्या नाम दिया गया अभी, हर एक वर्ग को नाम दिया गया है। वैसे तो मैं डिटेल में वर्ग करवाना चाहता हूं, आपको डिटेल में ही करवाएंगे अपन वर्ग, क्योंकि देखो बेटा 118 एलिमेंट्स को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 18 वर्ग को तो याद कर सकते हो। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, उनके मतलब कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, सब चीजें आप जो है 18 की कर सकते हो, 118 की नहीं कर सकते। तो 18 की करने की कोशिश करना। जैसे कि पहला वर्ग है, पहले वर्ग में होता क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस प्रकार से 7 एलिमेंट मौजूद होते हैं। आप ट्रिक विक याद भी करते होगे कि अलीना की रब से फरियाद, ऐसे करके आपने याद भी किया होगा, मेरे को पता है, लेकिन ये जो है आपने याद कर रखा होगा। ये जितने भी एलिमेंट मौजूद है ना भाई, पहले वर्ग के एलिमेंट सभी के सभी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। सेम का मतलब जैसा लिथियम दिखाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोजन एक सबसे बड़ा अपवाद है, ये सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, ये किसी भी थ्योरी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी सेम की सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कहने का मतलब आपको अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पेयर में इस किसकी भी पूरे के पूरे ब्लॉक की प्रॉपर्टी कर लेनी है, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कान वाला नहीं, ये लगवा के आए हैं भाई, ठीक है, ये लगवा के आए हैं आज, क्योंकि ना सर्दी की वजह से थोड़ा दिक्कत होने लगी थी, बारी बारी होने लगा था, तो सफाई वफाई की है तो लगाने के लिए कहा उसने, तो लगाए रखते हैं भाई। ठीक है तो फर्स्ट ग्रुप भाई, फर्स्ट ग्रुप देखिए, नेमिंग देखना, नेमिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, पहले ग्रुप को क्या नाम दिया गया। तो देखिए एक बात बताते हैं, सभी धातुएं जो होती है ना वो क्षारीय प्रकृति की होती है, एल्कली नेचर की होती है। कैसी होती है, एल्कली नेचर की। तो पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्षारीय धातु कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकेंड वर्ग जो होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है, उसको क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं। तो नेमिंग से क्वेश्चन आता है, क्षारीय धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं। उसके बाद 3 से जो 12 ग्रुप जो था ना, ये सारा का सारा पूरा का पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है 3 से 12, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट का उदाहरण है। तो 3 से 12 तक ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रामक, और ये सारे के सारी धातु हैं तो ये संक्रामक धातु हैं, ये सारी की सारी संक्रामक धातु हैं। कहने का मतलब ये रिएक्शन में क्या करती हैं भाई, भाग लेती हैं। उसके बाद ग्रुप 13 ग्रुप जो होता है आपका, 13वां जो ग्रुप है, देखिए 13वें ग्रुप का पहला जो सदस्य है वो आपका कौन है भी, बोरोन है। कौन है भी, बोरोन है। तो बोरोन है, तो भाई बोरोन जो है वो क्या होता है, इसको बोरोन फैमिली ही बोल देते हैं, बोरोन फैमिली ही बोल देते हैं। पहला, और मतलब आप ये मान सकते हो भी पहला तत्व हो तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, बोरोन फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी ग्रुप 14 में पहला तत्व जो है वो कौन है भी, कार्बन है। क्या नाम है भी, कार्बन है। तो कार्बन को क्या बोलते हैं भी, अपन कार्बन फैमिली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भी, कार्बन फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15 जो है, 15th ग्रुप जो है, उसके अंदर पहला तत्व नाइट्रोजन है, तो इसको नाइट्रोजन या निकोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन या निकोजन फैमिली बोलते हैं किसको भी, ग्रुप 15 को। नेक्स्ट अभी ग्रुप 16th ग्रुप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ग्रुप 16 को जो है पहला तत्व ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन फैमिली तो बोलती हैं। उसके साथ इसको चाल्कोजन्स फैमिली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, चाल्कोजन्स फैमिली भी बोल देते हैं। चाल्कोजन्स साहब ने 16वें ग्रुप के बारे में बताया था, इसलिए इसको चाल्कोजन्स फैमिली बोल देते हैं, और साथ में इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल देते हैं। ग्रुप 17th ग्रुप जो है
इस ग्रुप को का पहला तत्व फ्लोरीन है, लेकिन इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते, इसको एलोजन गैस बोलते हैं, एलोजन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि सभी के साथ एलो करके आत मिला के क्या बनाती है भी, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाती है। तो इसको ग्रुप 17 को एलोजन क्या बोलते हैं बेटा, एलोजन फैमिली बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा एलोजन फैमिली किसे बोलते हैं, तो ग्रुप 17 को बोलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रुप 18 को क्या नाम दिया गया। अभी ग्रुप 18 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ग्रुप 17, ग्रुप 18 और ग्रुप पहला, ये जो 3 ग्रुप है ना, ये ही पूरी की पूरी लगभग 80% केमिस्ट्री को लिए हुए हैं। इनमें से ही लगभग सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ग्रुप 18 देखना भाई, ग्रुप 18 के जितने भी तत्व, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये सारे के सारे तत्व ना, इनकी वैलेंसी 0 होती है। मैंने कल पिछली क्लास में सिखाया था आपको वैलेंसी का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी एलिमेंट के पास वैलेंसी होगी तो वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएगा, कहने का मतलब रिएक्शन में भाग लेगा। देखिए एक मैं सिंपल सी बात करूं, वैलेंसी का मतलब होता है खाली जगह, वैलेंसी का मतलब होता है चाहत, किसी चीज की जरूरत। अब देखो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, आप सक्षम हो, आपको किसी भी मतलब जरूरत नहीं है किसी भी बंदे की, ना ही कर्जा लेने की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप सक्षम हो तो आप क्या कहलाओगे भाई, आप नोबल व्यक्ति कहलाओगे। मतलब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सब चीज आपके साथ मौजूद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास या तो मतलब कमी है या अधिकता है, तो कमी या अधिकता अगर उसके पास है तो वो क्या करेगा भाई, कमी है तो वो लेने के लिए तत्पर रहेगा, अधिकता है तो वो देने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या रहेगा, भागदौड़ में रहेगा। लेकिन ये ग्रुप जो है ना, ये सबसे शांत ग्रुप होता है, इसके पास वैलेंसी 0 होती है, इसलिए इसको नोबल ग्रुप कहते हैं। नोबल का मतलब नोबल व्यक्ति जो होता है ना, नोबल ग्रुप कहो या ये सारी की सारी गैस होती है तो नोबल गैस कहते हैं। वैलेंसी 0 है तो इसलिए 0 ग्रुप भी बोलते हैं इसको। किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता तो इसके लिए इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। अक्रिय का मतलब इनर्ट गैस, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद ग्रुप 18, देखिए अगर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वैलेंसी 0 होगी तो ये बिल्कुल स्टेबल होगा या नहीं होगा, तो इसको स्टेबल का मतलब स्थायी ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्थायी ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये जो थे आपके कितने ग्रुप थे भाई, सारे के सारे ग्रुप जो है 18 के 18 ग्रुप की नेमिंग मैंने आपको दी है, आपको नेमिंग याद करनी है। क्लियर भाई। उसके अलावा एक ग्रुप की और नेमिंग मैंने छोड़ दी, ये देखिए ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। यहां पर देखिए ग्रुप 11 होता है, 11th ग्रुप। 11th ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूं, 11th ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं भाई। 11th ग्रुप में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये धातुएं मौजूद होती है। कौन कौन सी मौजूद होती है, कॉपर, सिल्वर Ag और गोल्ड Au, ये 3 धातुएं मौजूद होती हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों की तीनों धातुओं से सिक्के बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भाई, सिक्के। सिक्के समझते हो, कॉइन। क्या बनाए जाते हैं भाई, कॉइन बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको कॉइन्ड मेटल बोलते हैं। सिक्कों वाली धातु, सिक्कों वाली धातु। तो क्वेश्चन आता है सिक्के वाली धातु किस ग्रुप में पाई जाती हैं, तो ग्रुप 11 को सिक्के वाली धातुओं का ग्रुप कहा जाता है। और इन्हीं से सिक्के बनते हैं, इन्हीं के मिश्रण से, किसी और के साथ मिक्स होकर बनाएंगे या ये बनाएंगे, इन्हीं से क्या बनते हैं भाई, सिक्कों का निर्माण होता है। इन्हीं से क्या होता है भाई, सिक्कों का निर्माण होता है। तो ये आपकी भी पीरियोडिक टेबल थी, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। मैं इसको देखिए यहां पर ये खत्म नहीं हुई है, बहुत सी चीजें अभी बकाया हैं, बहुत सी चीजें क्या अभी बकाया हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चलता हूं पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप को लेकर चलेंगे, पहले फर्स्ट ग्रुप का पोस्टमार्टम करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, सारी की सारी बातों को अपन क्या करेंगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ग्रुप पहला इसको डिस्कस करेंगे, इसको मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से समझ में आई है तो भाई एक लाइक तो बनता है। सारे के सारे जितने भी ये वीडियो देख रहे हो लाइक जरूर करके जाना, शेयर भी करना भी, अपनी वीडियो को आप थोड़ा शेयर किया करो। ठीक है, देखो मैं आपसे कुछ भी इतना मतलब कुछ भी नहीं ले रहे, जो भी देगा। देखिए कुछ स्टूडेंट के मन में ये होती है कि ये तो वीडियो से कमाते हैं, भी कमाते आपसे थोड़ी ना कुछ लेते हैं, वो यूट्यूब देती है, कोई देता है वो देता है, कोई कमाता है वो कमाने दो। आपका काम है वीडियो को देखना, पढ़ाई करना और अच्छे से नंबर लेके आना। ठीक है, तो आप जितना भी अच्छा लगता है तो बिना बात के कमेंट में आप विश्वास मत रखा करो। ठीक है, तो आप भी प्लीज वीडियो को शेयर करें भाई,
शेयर किया करो भाई वीडियो को, ठीक है, कमेंट भी किया करो, एक दो कमेंट, एक दो बातें पूछते भी रहा करो, ठीक है। उसके साथ शेयर तो करते ही रहा करो भाई। शेयर अगर मेरे पास, मैं ये मानता हूं कि 1000 बच्चे भी देखते हैं ना, तो 1000 बच्चों में से अगर 200 बच्चे भी शेयर करने लग जाए ना, तो ये मान के चलो हर एक बच्चे के पास 5 कॉन्टैक्ट तो होंगे, 5 कॉन्टैक्ट तो होंगे पढ़ाई वाले। तो सिंपल सी बात है, 1000 के 2000 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो हर बच्चा शेयर कराया करो, कहीं पर भी शेयर करो, चाहे। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, ग्रुप पहला, फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं अपन। फर्स्ट ग्रुप शैतान ग्रुप है भाई। शैतान ग्रुप क्यों है भाई? देखो मैं आपको बताता हूं। ग्रुप फर्स्ट, नाम है इसका क्षारीय धातु, एल्कली मेटल है। शैतान क्यों है मैं आपको बताता हूं। इस ग्रुप के अंदर जितने भी मौजूद है तत्व, अलीना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अलीना की, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैं तो ये कहूंगा आप अलेना की, रुबीना से फरियाद वगैरह ना याद करो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत शातिर है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सोडियम जो है किस वर्ग का तत्व है, तो सोडियम जो है पहले वर्ग का तत्व है। याद करने की ट्रिक जो है, अलीना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद, ये इसकी ट्रिक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये 7 तत्व मौजूद हैं भी पहले फर्स्ट वर्ग के अंदर। अब देखिए इन सातों के सातों तत्वों को जब आप देखोगे ना, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, आप ये पाओगे कि सभी की वैलेंसी जो है ना, सभी की वैलेंसी 1 मिलेगी आपको। देखिए इसकी भी 1, इसकी 2 1 1, इसकी 2 8 1, इसकी भी क्या भी 1। वैलेंसी वाला मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं, देख लेना अच्छे से। इन सभी की वैलेंसी क्या मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। अब वैलेंसी 1 है, कहने का मतलब 1 रुपया फालतू इनके पास, ये इस रुपये को देने के लिए किसी और के पास तत्पर रहेगा। कहने का मतलब ये रिएक्शन करने के लिए सबसे आगे रहेगा। वैलेंसी 1 होने की वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं भाई? आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इसीलिए इसको शैतान वर्ग बोला जाता है, शैतान वर्ग बोला जाता है। तो शैतान वर्ग किसे बोला जाता है भाई? जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसको शैतान वर्ग बोला जाता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है। देखिए एग्जामिनर को सोडियम पसंद आया हुआ है। कौन आया हुआ अभी? सोडियम। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछता ना तो वो उसका आंसर सोडियम दे देता है। तो एक बात याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी क्वेश्चन से मत किया करो, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा करो फिर क्वेश्चन किया करो। थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, ना कि क्वेश्चन से थ्योरी बनती है। तो आप थ्योरी किया करो। मैं आपको बताता हूं कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट जो है आपका पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, ठीक है। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है अभी? पोटेशियम होता है, फिर कौन होता है अभी? सोडियम होता है। लेकिन आंसर कई बार सोडियम मानता है क्योंकि उसमें पोटेशियम ऑप्शन में नहीं होता है। तो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन हो गया अभी? कितना रिएक्टिव भाई? देखिए कितना रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आग लगा लेता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप की बात कर रहा हूं भाई, मैं पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा कहां से आता है? सोडियम से। क्वेश्चन आता है किस तत्व को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग लग जाएगी। तो आंसर हमेशा कौन आता है? सोडियम आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा वर्ग ऐसा नेचर प्रदर्शित करता है। कभी कल ही को सोडियम ना आए तो पोटेशियम को भी आंसर मानना पड़ेगा, ठीक है। रुबिडियम को भी मानना पड़ सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है तो फिर भी आग लगा लेगा तो सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को ऐसी चीज में रखा जाएगा जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो मिट्टी का तेल जो होता है आपका किरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में क्या नहीं होता अभी? आपका ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। एक बार तो क्वेश्चन यही आया था मिल्क में, किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी के तेल में नहीं पाया जाता। तो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं भी ये एलिमेंट जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये लेकिन आंसर हमेशा किससे आता है? सोडियम से। कि मिट्टी के तेल में कौन सा एलिमेंट रखा जाता है? भी सोडियम को रखा जाता है।
उसके बाद देखना भाई, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है भाई, ये एलिमेंट जो ना सभी के सभी सॉफ्ट होते हैं। कितने सॉफ्ट? चाकू से काट लिए जाएं, चाकू से काट लिए जाएं, या फिर मैं कह सकता हूं पनीर जैसे, या फिर मैं क्या कह सकता हूं पनीर जैसे। तो क्वेश्चन हमेशा जब भी आता है ऐसा, तो आंसर हमेशा सोडियम को माना जाता है कि चाकू से काट लेने योग्य है जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आपका हमेशा आंसर सोडियम होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट लिए जाएंगे, पनीर जैसे होते हैं। लेकिन आंसर हमेशा किसको दिया जाता है? सोडियम को दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा इस ग्रुप का। क्लियर भाई? उसके बाद देखना भाई, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है इसका कलर जो होता है ना वो सिल्वर रंग का होता है। ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं भी? सिल्वर कलर के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा सोडियम से आता है कि सोडियम का कलर कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है। लेकिन सभी का कलर कैसा होता है भी? सिल्वर कलर का होता है। थोड़ी थोड़ी और कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में मैं करवा देता हूं। जैसे कि पोटेशियम जो ना, पोटेशियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इसका प्रयोग बारूद वारूद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है इसका बारूद वगैरह को बनाने में किया जाता है। सीजियम जो ना, सीजियम, ये सीजियम से क्वेश्चन आता है भाई, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है सीजियम से। मैं यहाँ पर CS को सीजियम लिख देता हूँ, सीजियम। सीजियम से क्वेश्चन क्या आता है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है भी गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु किस तत्व का या किस एलिमेंट का होता है? तो आपके सीजियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना होता है? देखो मैं बताता हूं आपको, ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि ऐसी धातु जो हथेली पर रखने पर मेल्ट हो जाएगी। देखिए हथेली पर का टेम्परेचर कितना है भाई? बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये तो है ना रूम टेम्परेचर। अब देखिए ये रूम टेम्परेचर कितना होता है। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आ गया था कि रूम टेम्परेचर कितना होता है। तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस को अपन बोलते हैं रूम टेम्परेचर। जहां पर ना सर्दी है ना गर्मी है, बीच का जो मौसम है उसको क्या कहते हैं भी? रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो सीजियम जो है रूम टेम्परेचर पर द्रव मतलब मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भी? पिघल जाता है, पिघल जाता है। कहां पर पिघल जाता है भी? रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है। हथेली पर रखने पर भी पिघल जाता है। कौन भी? आपका सीजियम। तो हथेली पर रखने पर कौन पिघल जाता है भी? सीजियम पिघल जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप था जिसके बारे में मैंने सारी बातें बता दी हैं। पहला ग्रुप कौन सा होता है? यही होता है। ठीक है भाई, उसके बाद सुनना भी ग्रुप सेकंड के बारे में आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड ग्रुप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्षारीय पृथ्वी धातु बोला जाता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह करके ऐसे सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं। अगर किसी को डिटेल में करनी है तो किसी भी पीरियोडिक टेबल को उठा लेना और उसको देख लेना। सभी की वैलेंसी 2 मिलेगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। पहले की 1, दूसरे की 2। सारे के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। ची मैग्नीशियम है, ची कैल्शियम है। इसमें क्या होता है? इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बहुत स्टूडेंट याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इनकी सभी की वैलेंसी क्या होती है भाई? 2 होती है। क्या होती है भाई? 2 होती है। क्लियर भाई? तो ये आपका सेकेंड ग्रुप था। उसके बाद 3 से 12 ग्रुप से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं 13 से, नहीं 14 से, नहीं 15 से, नहीं 16 से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है भाई आपका, जो है भाई ग्रुप 17। ग्रुप 17 यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप 17 को करते हैं, ग्रुप 17। वैसे डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएंगे अगर आपको डिटेल में करना ना। ये तो मैराथन है, मैराथन में तो 1-2 बातें जो होती हैं इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे अपन, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी वो। ठीक है, देखिए भाई 17 ग्रुप, 17th ग्रुप ग्रुप 17। ग्रुप 17 होती भी हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली भाई? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली को जो है ग्रुप 17 नाम दिया गया है। किस को दिया गया भी? ग्रुप 17 को। इसमें आती क्या है? देखिए कभी भी आपको इसकी ट्रिक याद नहीं करनी है। वैसे ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको जो है एक बात याद रखनी है, फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 ही एलिमेंट याद रखने हैं ग्रुप 17 के, इंपॉर्टेंट यही है। और तो एस्टेनिन और जो होते हैं टेनेसाइन जो होते हैं, ये 2 और होते हैं। एस्टेनिन और टेनेसाइन 2 और एलिमेंट होते हैं, लेकिन आपको 4 याद रखने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप 17 जो होता है 6 एलिमेंट होते हैं, 4 ये एस्टेनियम और टेनिनियम, ये जो होते हैं टेनेसाइट, ये जो होते हैं वो 2 और होते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, मैं लिख देता हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। देखिए ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे टॉक्सिक एलिमेंट हैं। कैसे एलिमेंट अभी? टॉक्सिक एलिमेंट है। टॉक्सिक एलिमेंट के भी नॉन मेटल है, ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल है। ये सारी की सारी टॉक्सिक नॉन मेटल, टॉक्सिक का मतलब थोड़ा जहरीली है, ज्यादा भी जहरीली नहीं है, थोड़ी जहरीली है। ये सारी की सारी टॉक्सिक एलिमेंट है। पहला पॉइंट तो यही है, अगर आप अच्छे से इस बात को याद कर लोगे ना, टॉक्सिक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। देखिए कई बार आता है, कई दफा आता है कि ये जैसे डीडीटी है, BHC है, या फिर आपकी बहुत सी जो केमिकल वाली दवाइयां हैं जिनसे मच्छर वच्छर मारे जाते हैं, उनके अंदर कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? तो एक बात याद रखना, या क्लोरीन पाया जाएगा या फ्लोरीन पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि CFC भी एक जहरीली गैस है। तो कहने का मतलब जितनी भी जहरीली गैस जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनके अंदर इन दोनों में से एक कंपाउंड जरूर पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है भी जहरीले हैं। होते तो सभी जहरीले हैं, लेकिन जो यूज जो होते हैं सबसे ज्यादा कौन किए जाते हैं भाई? फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्लोरीन के बारे में मैं एक बात बताता हूं, टॉक्सिक एलिमेंट तो है ही। फ्लोरीन के बारे में मैं एक बात बताता हूं। फ्लोरीन की नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। देखिए मैंने ये शायद ये पॉइंट छोड़ दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। देखिए पीरियोडिक टेबल में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये पॉइंट आप याद रखना, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। एटॉमिक में एटॉमिक साइज से भी क्वेश्चन आ जाता है। एटॉमिक साइज का भी ऐसे ही है, जब आप ऊपर से नीचे आओगे ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये एटॉमिक साइज, ठीक है। तो यहां से इसके लिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। समग्र का मतलब बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जाके हर एक एलिमेंट को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ऐसे दे देगा, एलिमेंट दे देगा, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पर मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, तो आप किस प्रकार से बता पाओगे, ठीक है। और भाई पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल 118 के 118 एलिमेंट मैं ये चाहूं कि मैराथन में करवा दूं, 10 दिन भी अगर मैं लगा रहा हूं तो भी मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, एक केमिस्ट्री अपन 11th 12th 9th 10th को ही मान लो, 9th 10th की केमिस्ट्री मतलब जो साइंस है वो 2 साल में करते हैं, लेकिन यहाँ अपन को 3 महीने ही मिलते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखा करो बिल्कुल। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड मैं बातें आपको करवा दूंगा, आप सारी मैराथन देख के जाना, फिर मेरे को बताना भी कितने क्वेश्चन आपके साइंस से आए, कितने नहीं आए। लगभग आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और मैं बताता हूं फ्लोरीन के बारे में आपको बता दिया। और टॉक्सिक गैस है तो टॉक्सिक जगहों पे पाई जाती है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन देखा होगा। ये CFC जो फ्रीज वगैरह छोड़ते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट का काम करती है, प्रतिशीलक का काम करती है। जो फ्रीज में जो ठंडक होती है वो इसी की वजह से होती है, जो ओजोन परत को खत्म करती है। CFC गैस ये किसकी बनी होती है भाई? क्लोरो और फ्लोरो। मैंने कहा मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो सिंपल सी बात है जहरीली तो होगी। उसके बाद BHC बेंजीन एक्सा क्लोराइड, बेंजीन एक्सा क्लोराइड। देखिए फिर क्लोराइड आ गया ना, तो ये भी आपकी क्या होती है? टॉक्सिक गैस होती है। कीड़े मकोड़े देखो, अब देखा होगा सिर्फ सरसों उगी हुई है तो सरसों में छिड़की जाती है BHC। और एक लाइव एग्जांपल बताऊं मैं आपको,
कोरोना हुआ था तो घरों को सैनिटाइज करने के लिए, क्वेश्चन आ सकता है, घरों को सैनिटाइज करने के लिए जिसको बोलते हैं ओम सैनिटाइजर, एज ए ओम सैनिटाइजर किसका प्रयोग किया गया था? बीएचसी का प्रयोग किया गया था। वो गांव में जो छिड़कते रहते थे ना, वो क्या होती थी भी आपकी बीएचसी होती थी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होती थी। ठीक है, तो ये ओम सैनिटाइजर, ओम सैनिटाइजर ये क्वेश्चन आ चुका है। एक एंड सैनिटाइजर से भी क्वेश्चन आ चुका है अभी, एंड सैनिटाइजर किसका बना होता है? जो आप आज धोते थे कोरोना में, वो एंड सैनिटाइजर किसका बना होता है? तो एंड सैनिटाइजर जो है वो आपका अल्कोहल से बना होता है। कौन से अल्कोहल से? इथेनॉल से बना होता है। किसका बना होता है भाई? इथेनॉल, पीने वाली शराब जो होती है ना, इस अल्कोहल से मिलकर एंड सैनिटाइजर बना होता है। एक क्वेश्चन आया था, अच्छा एंड सैनिटाइजर कौन सा होता है? तो 90% इथेनॉल जिसके अंदर होती है ना, वो एक अच्छा जो होता है एंड सैनिटाइजर होता है। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन और आया था एंड सैनिटाइजर के बारे में, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सैनिटाइजर बहुत ज्यादा चले हैं तो करंट से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एंड सैनिटाइजर में स्किन खराब ना हो जाए। देखिए स्किन भी तो खराब हो जाती है अगर अपना अल्कोहल ज्यादा यूज करेंगे तो, ठीक है। तो स्किन को खराब होने से बचाने के लिए मतलब एज ए स्किन प्रिजर्वेटिव के रूप में किसे मिलाया जाता था? प्रिजर्वेटिव मतलब स्किन को बचाने के लिए। तो एंड सैनिटाइजर में स्किन प्रिजर्वेटिव के लिए विटामिन ई को मिलाया जाता था। किसको मिलाया जाता था भाई? विटामिन ई को मिलाया जाता था। ई विटामिन तो आपको पता है स्किन प्रिजर्वेटिव, स्किन को क्या करेगी भी बचाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्लोरीन जो गैस जो है ना, ये क्लोरीन गैस आप सभी को पता होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्लोरीन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर क्लोरीन गैस से अगर शुद्ध कैसे करता है? तो शुद्ध का मतलब ये होता है जो पानी के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनको मार देती है। कौन भी? क्लोरीन गैस, क्योंकि ये क्या होती है? जहरीली होती है। अगर ज्यादा मात्रा में क्लोरीन डल गई तो अपने को भी मार देगी, ऐसा नहीं है कि केवल बैक्टीरिया को ही मारेगी। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है, स्विमिंग पूल में ज्यादा देर रहने पर त्वचा रूखी हो जाती है, मतलब सुकड़ जाती है, उसका कारण कौन है? तो उसका कारण भी कौन? भी आपकी क्लोरीन गैस है। कौन? भी क्लोरीन गैस है। क्लियर भी? तो कहने का मतलब ये है, मैं कभी एक तो क्वेश्चन ना भी बताऊं, मैं कभी आ जाए कि भी टॉक्सिसिटी मौजूद है, आपने दी कि टॉक्सिसिटी मौजूद है और इनमें से कोई एक ऑप्शन में है तो उसी को ठोक देना। टॉक्सिसिटी जो भी गैस बनेगी ना, टॉक्सिक गैस कोई भी बनेगी, उनके अंदर ये चीज जरूर मिलेंगी, ये दो गैस आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्लियर अभी? उसके बाद मैं बात करता हूं भाई ब्रोमीन की। किसकी भाई? ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो ना, ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन एक मात्र द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए मेटल जो होती है ना, मेटल मतलब धातुएं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन उसका भी एक अपवाद है। धातुओं के अंदर जो पारा जो होता है ना, पारा मरकरी Hg, पारा जो होता है वो जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव में धातु, ये केवल एकमात्र द्रव में धातु पाई जाती है। सेम ऐसी ब्रोमियम, Br जो है, ब्रोमियम जो है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो होती है Br, वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अधातु है। देखिए अधातुएं लगभग गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं, कि एक तो धातु द्रव में पाई जाती है और जो ये नीचे वाली आयोडीन जो है ना, ये ठोस में पाई जाती है, ठोस अधातु है। तो दोनों क्वेश्चन आए हैं, बार बार आते हैं कि एकमात्र ठोस अधातु कौन है? तो आपकी कौन है भी? आपकी आयोडीन है। एकमात्र ठोस अधातु कौन है? तो आपकी ब्रोमीन है। एकमात्र द्रव धातु कौन है? तो आपकी कौन है भी? पारा है। क्लियर भी? उसके बाद आयोडीन जो होता है वो ठोस के क्रिस्टलीय फॉर्म में पाया जाता है। किसमें भाई? क्रिस्टल रूप में। क्वेश्चन आता है क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो आयोडीन है। एक बात और याद रखना भाई, आयोडीन नमक नहीं है। एक बात याद रखना, कई एडवर्टाइजमेंट देख के ये सोचते हैं कि आयोडीन नमक है। नहीं भाई, आयोडीन एक नॉन मेटल है। हाँ, नमक में आयोडीन हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयोडीन नमक नहीं है। नमक NaCl है, नमक NaCl है, एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है। ये बात आप याद रखना। आयोडीन क्या है? एक क्रिस्टलीय अधातु है जिसके अंदर चमक पाई जाती है। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन और आता है, धातुई चमक किस अधातु में पाई जाती है? तो धातुई चमक, देखिए अधातुओं में कभी चमक नहीं होती, धातुओं में चमक होती है, लेकिन आयोडीन में चमक पाई जाती है।
क्लियर भी, आयोडीन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ, और ये भी बात मैं बता दूं, आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है गेंगा गोइटर। ये जो आपका जो कंठ होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड। क्या नाम है अभी? थायराइड। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक तो थायरोक्सिन, एक आयोडोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन और आयोडोक्सिन। आयोडोक्सिन जो है आयोडीन का निर्माण करता है, और आयोडीन जो है गले को जो है ना गेंगा रोग होने से बचाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा भाई? गेंगा या ग्वाइटर। ग्वाइटर जो होता है उसको ही गेंगा बोलते हैं। ग्वाइटर रोग को गेंगा बोलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ग्वाइटर रोग का संबंध किस अंग से है? तो बच्चे सर्च कर रहे आयोडीन, तो आयोडीन ही भी ग्वाइटर रोग का संबंध किससे? भी आपके थायराइड ग्लैंड से है। थायराइड ग्लैंड ही आयोडोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है और उसी में आयोडीन पाया जाता है। क्लियर अभी? क्लियर भी? चलो लो भाई, चलो कोई नहीं। देखो कहां पे थे? नोबल गैसेस पे थे। ठीक है, देखो भाई, नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। नोबल गैस कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन ग्रुप 18 में 7 तत्व होते हैं, जिसमें एक ओगनीशियम होता है, ओजी होता है। ओगनीशियम जो होता है पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट तत्व होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का सबसे लास्ट तत्व 118वां एलिमेंट कौन है भी? ओगनीशियम है, ओजी है। ठीक है, तो लेकिन जो नोबल गैस जो होती है वो कितनी होती है भी? 6 होती है। हीलियम, आर्गन, जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये ऐसे करके आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, जब आप इस ग्रुप को देखोगे ना तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी कितनी मिलेगी भाई? 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 0। वैलेंसी 0 होने का मतलब ये है कि ये किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन ना करने का मतलब ये है ये बिल्कुल ही स्टेबल रहेगा। इसीलिए इस ग्रुप को नाम दिए गए हैं। एक तो नाम दिया गया नोबल गैस, एक नाम दिया गया जीरो वर्ग, एक नाम दिया गया इसको स्थायी वर्ग क्योंकि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। एक दिया गया अक्रिय गैस। ये जो है आपको नाम दिए गए हैं ग्रुप 18 को, 4 नाम दिए गए हैं। अब देखिए ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट आपका कौन अभी? हीलियम है। कौन अभी? हीलियम है। हीलियम जो होता है वो एक अधातु है, पहली अधातु है, आवर्त सारणी की पहली अधातु है, सबसे हल्की अधातु है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। देखिए एक बात याद रखना, क्वेश्चन आएगा सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम आंसर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सबसे हल्की गैस कौन है, तो केवल गैस क्वेश्चन पूछा जाए ना, केवल गैस पूछा जाए तो हाइड्रोजन सबसे हल्की है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की है, लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय का मतलब जो रिएक्शन नहीं करती, वो कौन भी? हीलियम है। अब देखिए अक्रिय मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल क्या अभी यूजेस क्या है इसके? यूजेस ये है कि हल्के होने की वजह से इसको गुब्बारों में डाला जाता है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है भी? हीलियम। अब ये मत कहना जी हम तो ऐसे ही फुला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, वो गुब्बारे नहीं, बड़े बड़े जो गुब्बारे होते हैं जो ऊपर छोड़े जाते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, क्योंकि ये हल्की होती है। उसके बाद हल्की होने की वजह से वायुयान के टायरों में भी कौन सी गैस डाली जाती है? भी हीलियम डाली जाती है, क्योंकि ये हल्की तो है ही है, उसके साथ अक्रिय है, रिएक्शन भी नहीं करेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, वाहन के टायरों में कौन सी गैस डाली जाती है? वाहन के टायरों में कौन सी गैस डाली जाती है? तो वाहन के टायरों में हीलियम नहीं डाली जाती, वाहन के टायरों में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, N2 डाली जाती है। क्यों डाली जाती है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक जो है वो एक बहुत ही ठंडी गैस है, जिससे वह टायरों को ठंडा रखेगी, और ठंडा रहेगा तो टायर फटने की संभावना कम होगी। ठीक है, लेकिन जो वायुयान जो होते हैं, एयरप्लेन जो होते हैं, उनके अंदर हीलियम गैस डाली जाती है। उसके बाद भी हीलियम गैस जो है ना अस्पताल या गोताखोरों के सिलेंडर जो होते हैं, जिसको अपन ऑक्सीजन के सिलेंडर बोलते हैं ना, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते, उसके अंदर कौन डली होती है भी? ऑक्सीजन प्लस में हीलियम गैस, दोनों का मिश्रण डला हुआ होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अस्पताल और गोताखोरों के सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस बनाई जाती है? तो हीलियम बनाई जाती है, क्योंकि हीलियम जो है एक ब्लड सोल्यूबल गैस है, सोल्यूबल गैस है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ब्लड सोल्यूबल गैस है, तो कौन सी अक्रिय गैस ब्लड सोल्यूबल? तो हीलियम है। वैसे 3 ही गैस ब्लड सोल्यूबल है, मैं आपको बता देता हूं। अपने रक्त में या तो ऑक्सीजन घुलेगी, या कार्बन मोनोऑक्साइड घुलेगी, या हीलियम घुलेगी। ये 3 ही आपकी ब्लड सोल्यूबल गैस है, ये भी बात आप याद रखना। उसके बाद भी मैं बात करता हूं, हीलियम होगी आपकी सबसे हल्की गैस है। यहां से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नियोन की। किसकी बात करता हूं भी? नियोन की।
नियोन की। अब देखिए नियोन गैस के बारे में मैं 2-3 बातें बता देता हूं आपको, छोटे छोटे फैक्ट बता देता हूं। देखिए नियोन गैस जो ना वो एक चमकीली गैस है, बस इतना याद रखना, चमकीली। कैसी गैस अभी? चमकीली। ये चमक उत्पन्न करती है, चमकीली गैस है। तो चमकीली गैस होने की वजह से, चमक उत्पन्न करने की वजह से इसके अंदर जितने भी चमकने वाले विज्ञापन होते हैं उन सभी में कौन सी गैस डाली जाती है? भी नियोन गैस डाली जाती है। कुछ नहीं करना, कुछ भी चमकने वाले हैं, जैसे बीकॉन है, बीकन, बीकन में चमक होती है, जो सायरन जो होता है उसको बीकॉन बोलते हैं, जो एम्बुलेंस वगैरह पे डला होता है उसमें चमक होती है, तो उसमें क्या होती है भाई? इसके अंदर नियोन गैस डली होती है। रोड इंडिकेटर जो होते हैं, रोड इंडिकेटर, इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके अंदर भी कौन सी गैस डली होती है? नियोन, क्योंकि रोड इंडिकेटर्स को भी क्या होता है भाई? चमकना होता है। तो कहने का मतलब चमक जहां पर भी दिख जाए वहीं पर किसको ठोक देना? नियोन को ठोक देना। क्लियर भाई? उसके बाद मैं बात करता हूं आर्गन की। किसकी भाई? आर्गन। आर्गन गैस जो होती है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस बोले अभी, सबसे अधिक गैस नहीं बोले, सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ये जो होती है आर्गन जो होती है वो 0.001% पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है। वैसे वायुमंडल में, वैसे अगर मैं बात करूं वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाई जाती है। ये बात आप याद रखना। अगर वैसे कोई पूछे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो आपकी आर्गन गैस पाई जाती है। ये बात याद रखना। और मैं आपको गैसों के बारे में रिलेटेड एक फैक्ट बता देता हूं, 10-12 फैक्ट इधर बता देता हूं मैं। देखिए ऊपर लिख देता हूं। एक क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ये भी, कौन सी गैस, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सबसे पाया जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे आपसे पृथ्वी या बुपर पट्टी जो ये होती है पृथ्वी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पृथ्वी या भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो भाई वो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो धातु कौन सी पाई जाती है? भाई एल्यूमिनियम पाई जाती है। और सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? भाई आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे मानव शरीर से क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो भाई ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको आंसर देना कैल्शियम धातु पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, क्योंकि आपका पूरा शरीर कैल्शियम से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि बोन सबसे ज्यादा शरीर में होती है। मानव शरीर से पूछे तो ये देना आपको, वायुमंडल से पूछे तो आपको आंसर ये देने हैं। तो ये कंसेप्ट जो थे ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग करने वाली बातें हैं, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आर्गन गैस जो होती है उसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किसमें भी? इलेक्ट्रिकल बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? भी आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर भाई? ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी भी आर्गन गैस कहां कहां प्रयोग की जाती है। चले भाई नेक्स्ट पर चले। चलो भाई आर्गन गैस हो गया, नियोन गैस हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं जीनोन गैस की। ये इंपॉर्टेंट गैस है भी जीनोन गैस। जीनोन इंपॉर्टेंट क्यों है देखो मैं आपको बताता हूं। देखिए सभी अक्रिय गैस कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, लेकिन जीनोन एक अलग ही नेचर प्रदर्शित करती है। ये रिएक्शन करती तो नहीं है लेकिन रिएक्शन में भाग ले लेती है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, क्योंकि ये सभी गैसों से अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है। अभिक्रिया करने वाली एकमात्र अक्रिय गैस है। देखिए नाम अक्रिय है फिर भी क्रिया करती है, नाम अक्रिय फिर भी क्या करती है? क्रिया करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। क्लियर भी? उसके बाद मैं बात करता हूं क्रिप्टोन की। क्रिप्टोन जो गैस होती है, क्रिप्टोन के बारे में भी 1-2 पॉइंट लिख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। जो आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट जो होती है ना, मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें कौन सी गैस डली होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जो होती है, मोबाइल या फ्लैश लाइट किसी की भी हो सकती है भाई, फ्लैश लाइट के अंदर कौन सी गैस डली होती है भाई? आपकी क्रिप्टोन डली होती है। ये बात आप याद रखना। उसके बाद एक रेडोन से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेडोन के बारे में भी आप लिख लेना। रेडोन जो होता है क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्किन कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो स्किन कैंसर के उपचार के लिए स्किन
कैंसर उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अभी रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितनी भी गैसें थी, जितना भी ग्रुप 18 था, उसको मैंने अच्छे से करवा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है सबसे मतलब बिल्कुल अच्छे से जो है बिल्कुल क्लियर होंगी सारी की सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं। चलिए भाई उसके बाद मैं नेक्स्ट पर चलता हूं, धातु और अधातुओं की प्रॉपर्टी करवाता हूं। कुछ और धातुएं हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, कुछ अधातुएं हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए भाई, धातु और अधातुओं की जल्दी जल्दी मैं प्रॉपर्टी करवा देता हूं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है भी गुण। धातु कैसे गुण प्रदर्शित करती है? यहां पर मैं लिख रहा हूं धातु, जिनको अपन बोलते हैं मेटल। यहां पर मैं लिख रहा हूं अधातु, जिनको अपन बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। देखिए गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जो धातुएं होती हैं, पहले तो सबसे पहले धातुएं होती कौन सी हैं? तो धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या बनाती भी? पॉजिटिव आयन बनाती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। तो कभी भी आप देखना, जितनी भी धातु आप देखोगे, जैसे कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर आपको प्लस मिलेगा, कैल्शियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव, सभी धातु क्या होती है? पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव आयन बनाती हैं। अधातुएं जो होती हैं, जितनी भी अधातुएं हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर गेन करके इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाती है? नेगेटिव आयन बनाती हैं, आयन बनाती हैं। इसीलिए जितनी भी आप अधातु देखोगे, जैसे कि कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, सभी अधातुएं जो होती हैं वो क्या मिलेगी भी? आपको नेगेटिव चार्ज की मिलेगी। क्लियर भी? तो ये थी धातु और अधातुओं के बारे में मैंने आपको बात बताई है। अब मैं प्रॉपर्टी बताता हूं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है भी? सभी धातु, जितनी भी धातु आप करोगे ना, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती है? सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद है, एक द्रव धातु, एकमात्र द्रव धातु होती है जिसका नाम होता है पारा। क्या होता है भी? पारा एकमात्र द्रव धातु है। अगर मैं बात करूं अधातुओं की, तो अधातुएं सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन गैस के अलावा द्रव अधातु भी है, द्रव अधातु भी है जिसका नाम ब्रोमीन है, और ठोस अधातु भी है, जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम भाई? आयोडीन। तो ये भी आप बिल्कुल कंसेप्ट याद रखना कि द्रव अधातु कौन सी है और ठोस अधातु कौन सी है। क्लियर भी? उसके बाद भी धातुएं जो होती हैं, वो जो होती हैं धातुओं को पीट कर, धातुओं को, सॉरी ये देखिए ठोस था। एक मैं स्ट्रॉन्ग के बारे में और बता देता हूँ, सबसे मजबूत। देखिए धातुएं मजबूत होती हैं। धातुएं क्या होती है भी? मजबूत होती हैं। मजबूत लिख रहा हूँ भी मैं, मजबूत का मतलब हार्ड होती हैं। धातुएं हार्ड होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे मजबूत धातु जो होती है वो कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत धातुएं जो होती हैं वो, देखिए धातुएं मजबूत होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो मजबूत नहीं होती। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम मजबूत, सबसे सॉफ्ट धातु कौन सी है? तो अपन सोडियम को आंसर करते हैं कि सोडियम सबसे सॉफ्ट धातु है। सोडियम जो होती है किस जैसी होती है भाई? पनीर के जैसी होती है। कैसी होती है भाई? पनीर के जैसी होती है। ठीक है भाई, चलो तो धातुएं जो होती हैं वो ये मजबूत, कमजोत लिख दिया गया, मजबूत जो होती है, मजबूत, ठीक है, हार्ड होती है। ठीक है, तो मजबूत होती है, लेकिन सोडियम जो होती है वो सॉफ्ट होती है। उनका तो मजबूत होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं। धातुएं जो होती हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अघात वर्ध्यता क्या होती है? देखिए मैं बताता हूं। इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के पास चादर बनने की प्रॉपर्टी होती है। पीट कर क्या बनाया जा सकता है? चादर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा अघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा अघातवर्धीय धातु कौन है भाई? चांदी है, सिल्वर है, एजी है। सबसे ज्यादा अघातवर्धीय धातु कौन है भाई? चांदी है। अधातु अघातवर्धीय नहीं होती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है भाई तन्यता। क्या होती है भाई? तन्यता। देखिए
जो धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं भी? डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल का मतलब इनको खींच खींच कर तार बनाया जा सकता है। खींच खींच कर क्या बनाया जा सकता है भी? लंबे तार के रूप में डाला जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे तन्य धातु जो है वो सोना है, गोल्ड है, एयू है। ये भी बात आप याद रखना। अधातुओं के पास तन्यता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। क्लियर भी? उसके बाद नेक्स्ट की बात मैं करता हूं धातुओं के बारे में ही। धातुएं जो होती हैं वो सोनरस होती हैं। कहने का मतलब जो होती हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं भी? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ध्वनि किस धातु में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में पाई जाती है भी? एल्यूमिनियम में पाई जाती है। 6420 मीटर पर सेकंड के करीब जो होती है ज्योति, इसके अंदर ध्वनि की गति होती है। क्लियर भी? इनमें ध्वनि की गति होने का मतलब ही नहीं है अधातुओं के अंदर। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। चालक का मतलब कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब ये मान सकते हो करंट मारती हैं ये, ठीक है। धातुएं जो होती हैं विद्युत की क्या होती हैं भी? चालक होती हैं। तो क्वेश्चन आता है सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक चालक धातु जो होती है वो आपकी चांदी होती है, ठीक है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, क्वेश्चन आ जाता है तो एकमात्र ऐसी क्या नाम है अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट जो होती है वो सुचालक होती है। सुचालक का मतलब कंडक्टर, ठीक है। विद्युत की कंडक्टर होती है कौन भी? ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये बात याद रखना। ये धातु और अधातुओं के बारे में मैं प्रॉपर्टी करवा रहा हूं। जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी धातु और अधातु शो करती हैं। क्लियर भाई? उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट धातु, इंपॉर्टेंट अधातु, उनके बारे में जल्दी बताता हूं। कौन कौन सी धातु होती हैं, क्या यूज होता है, कौन सी अधातु होती है, उनका क्या यूज होता है। प्रॉपर्टी करवा रहा हूं मैं सारी की सारी, ठीक है। तो देखिए ना भाई कुछ तो करवा दी, कुछ मैं करवा ही रहा हूं। सारी धातु और अधातु का टॉपिक ही चला हुआ अपना पूरा का पूरा। देखो भाई सबसे पहले मैं लेता हूं भी पारा को ले लेता हूं। पारा मरकरी Hg, ये एक क्या भी धातु है। द्रव अधातु भी, ये पहली बात तो ये द्रव अधातु है भी पारा एक द्रव अधातु है, सभी को पता है। पारा जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से ही इसको किस में रखा जाता है भाई? पारा जो होता है इसका जो है थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाए जाते हैं। थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका भी? आपके पारे का। क्योंकि भी अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, तो इंडिकेट क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर तापमान बताता है। थर्मामीटर क्या बताता है भी? तापमान बताता है। और बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब बताता है। वायुमंडल दाब बताता है। एक बार क्वेश्चन आया था मौसम की जानकारी कौन देता है? तो ये मौसम की जानकारी देता है। मौसम की जानकारी कैसे देता है? वायुमंडलीय दाब के द्वारा ही देता है, ठीक है। कैसे देता है मैं आपको बताता हूं। बैरोमीटर, जैसे कोई बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर के अंदर पारा डला हुआ है, ये पारा डला हुआ है। अगर बैरोमीटर की सतह ऊपर की तरफ जा रही है, अगर बैरोमीटर की सतह ऊपर की तरफ जा रही है तो मौसम साफ है। मौसम क्या भी? मौसम साफ होगा अगर बैरोमीटर की सतह ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगर बैरोमीटर की सतह नीचे की तरफ आ रही है तो बारिश होगी। बारिश नीचे की तरफ आती है ना, तो याद रखना तो क्या संभावना होगी भी? आने वाले टाइम में बारिश होने वाली है। अगर बैरोमीटर की सतह कभी ऊपर कभी नीचे या एकदम से ऊपर एकदम से नीचे ऐसे कुछ आ रही है तो आंधी तूफान आने की संभावना है। आंधी तूफान आने की संभावना, कहने का मतलब बच के रहना भैया। अब कुछ ना कुछ घटित होने वाला है, आंधी या तूफान आने वाली हैं, ठीक है भी। तो ये बैरोमीटर होता है। मौसम साफ, बारिश, आंधी तूफान, ये सब जो होते हैं ये बैरोमीटर आपका बताता है। इसके अंदर कौन डाला जाता है? पारे को यूज किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर होता है,
कई बार आ जाता है एब्सोल्यूट थर्मामीटर में क्या यूज किया जाता है, पूरक ताप थर्मामीटर में, पूरक होता है एब्सोल्यूट थर्मामीटर में कौन यूज किया जाता है, तो एब्सोल्यूट थर्मामीटर में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है अभी, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस होता है, ये इतनी जल्दी जमता नहीं है, इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो होती हैं वहां पर बहुत कम टेम्परेचर होता है, -39 से भी कम होता है, इसलिए वहां पर जीने का सहारा दारू ही हमारा, ठीक है, एक ही होता है और कुछ नहीं होता, और सब चीज़ जम जाती है, सब चीज़ जम जाती है, केवल अल्कोहल नहीं जमती है। अगर आप शराब को फ्रीज में रख दो, कितने ही टेम्परेचर पर रख दो, कभी भी नहीं जमेगी, ठीक है, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, पारा हो गया, पारा द्रव धातु है, मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री होती है। एक भाई पारा ना किसी भी धातु के साथ रखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अमलगम बढ़ा लेता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। पारा मरकरी सबसे जल्दी एल्यूमिनियम को खत्म करता है, इसीलिए आप कभी याद रखना, जैसे वायुयान वगैरह में अब कभी सफर करने गए हो, कभी भी एयरप्लेन वगैरह में गए हो, तो वहां पर कभी भी थर्मामीटर को नहीं ले जाने दिया जाएगा, क्योंकि अगर पारा एल्यूमिनियम पे एक बार पड़ गया ना, तो उसमें एल्यूमिनियम को बिल्कुल खत्म कर देगा। इसीलिए अगर हवाई जहाज में कहीं पर भी अगर पारा पड़ गया, तो पूरी हवाई जहाज एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो एल्यूमिनियम मतलब हवाई जहाज में क्या कर देगा अभी, ओल कर देगा, छिद्र कर देगा। इसलिए पारे को किस में नहीं ले जाने दिया जाता, अभी एयरप्लेन्स में नहीं ले जाने दिया जाता है। अब सुनो भाई, ये जो पारा जो होता है इसको किस में रखा जाता है, फिर क्वेश्चन ये आता है। देखिए, इसको ना केवल लोह पात्र में रखा जा सकता है, किस में रखा जा सकता है, केवल लोह पात्र में रखा जा सकता है। अभी किसको भी, पारा को केवल लोह पात्र में रखा जाता है, और कहीं पर भी अपन पारा रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साथ वो क्या कर देगा अभी, रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके अमलगम बढ़ा देगा। क्लियर भी, तो ये पारे से रिलेटेड मैंने बात की। और भी देखिए, पारा इतनी जल्दी मतलब रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको क्विक सिल्वर दूसरा नाम दिया गया है। क्विक सिल्वर क्वेश्चन आ जाता है, पारे का दूसरा नाम क्या है, तो पारे का दूसरा नाम क्या भी, क्विक सिल्वर है। पारे का दूसरा नाम क्या भी, क्विक सिल्वर है, क्विक सिल्वर इसका दूसरा नाम है। क्लियर भाई, चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट धातु की मैं बात करता हूँ भी, फॉस्फोरस। क्वेश्चन आता है फॉस्फोरस। देखिए, फॉस्फोरस एक विस्फोटक की तरह कार्य करता है, ये मान सकते हो आप। अगली मतलब ज्वलनशील है ये, तो इसका प्रयोग माचिस की तिल्ली बनाने में, माचिस की तिल्ली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। माचिस की तिल्ली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भी कैल्शियम की। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, कैल्शियम है, जो हड्डियों और दांतों का मजबूत करता है। हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। हड्डियां और दांत किसकी बनी होती हैं भी, कैल्शियम की बनी होती हैं। एक बात याद रखना, हड्डियों और दांतों को बने होते हैं कैल्शियम के, लेकिन मजबूत कौन करता है अभी, हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन करता है अभी, फोस्फीन करता है। कौन करता है अभी, फोस्फीन करता है। इन दोनों को मजबूत जो होता है वो कौन करता है अभी, फोस्फीन करता है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। उसके बाद कैल्शियम जो होता है, दूध में कैल्शियम नहीं पाया, दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, दूध में सबसे अधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है। क्लियर भी, चलो भाई, उसके बाद भी नेक्स्ट तत्वों के बारे में बात करते हैं, एक एक एलिमेंट को थोड़ा इनके बारे में। कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, उन कंपाउंड को भी करवाऊंगा मैं। सोडियम बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, उन कंपाउंड को भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले बस थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो भी, और तत्व कौन रह गया अभी, एक प्लेटिनम को कर लेते हैं। चलो प्लेटिनम को बाद में करेंगे, प्लेटिनम इंपॉर्टेंट है, उसको प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर इनको एक साथ कर लेंगे। और देखना भी, और क्या होता है अभी, और एक मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम Mg के बारे में क्या करेंगे अभी, पत्तियों में पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्वेश्चन आता है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व की वजह से होता है, तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम की वजह से होता है। एक क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो कौन करता है भी, आपका मैग्नीशियम करता है। क्लियर भी, तो मैग्नीशियम से इतना ही। उसके बाद एक मैग्नीज करना, मैग्नीज जो होता है वो Mn होता है, मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है भी, Mn होता है। मैग्नीज जो तत्व जो होता है मनुष्य के शरीर में सबसे कम पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन भी, आपका मैग्नीज है। मनुष्य के शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन भी, मैग्नीज है। उसके बाद सुनना भी, उसके बाद जो है मैग्नीज जो है एक तत्व बनाता है
मैग्नीज जो एक तत्व बनाता है जिसका नाम है KMnO4। KMnO4, ये जो KMnO4 होता है इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक तत्व बनाता है कौन भी? मैग्नीज, जिसको KMnO4 बोलते हैं और इसी को लाल दवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? लाल दवाई बोलते हैं। और लाल दवाई का प्रयोग जो है पानी को साफ करने में किया जाता है। तो याद रखना, लाल दवाई कौन है भी? पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4। ये कंपाउंड किसका है? मैग्नीज का कंपाउंड है। क्लियर भी? यहां तक हो गया होगा। एक भी पारा जो करवाया था, पारे का एस्क जहां से पारा प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं एस्क। और कौन अभी? सिनेबार है। कौन अभी? सिनेबार है। कुछ इंपोर्टेंट एस्क करवा देता हूं जो इंपोर्टेंट है। देखिए, पारे का सिनेबार है जो हमेशा आता है, पारे का सिनेबार। और एक सिस्सा लेड जिसको सिंबल है PB, इसका गलेना है। क्या भी? गलेना है। क्या भी? गलेना है। सिस्सा लेड जो होता है इसका भी क्या भी? गलेना है। एक भी एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एल्यूमिनियम का जो एस्क जो है वो क्या भी? बॉक्साइड है। क्या भी? बॉक्साइड है। बॉक्साइड किसका भी? एल्यूमिनियम का है। ये तीन इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में आते हैं। एल्यूमिनियम बॉक्साइड, सिस्सा गलेना और आपका क्या था भी? पारे का क्या है भी? सिनेबार है। ठीक है। और तो सभी के एस्क होते हैं, सभी कहीं ना कहीं से प्राप्त किए जाते हैं। वो मैं आपको PDF में डाल दूंगा, उनको डायरेक्ट रट लेना, याद करने की उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लियर भी? चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट तत्वों पर चलते हैं, एलिमेंट्स पर ही चलते हैं। अभी तत्व ही चले हुए हैं। नेक्स्ट तत्वों पर चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है भी आपका, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3 लेते हैं। एक तो ले लेते हैं सोना, जिसको गोल्ड बोलते हैं AU। एक लेते हैं सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, चांदी AG। और एक लेते हैं प्लेटिनम। सभी की सभी महंगी धातुएं हैं, जिनसे क्या बनाए जाते हैं भी? जिनसे आभूषण बनाए जाते हैं। बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है भाई, कम अभिक्रियाशील होती हैं जब भी तो इतनी ज्यादा महंगी है। अगर ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे तो कौन खरीदेगा इनको? कोई नहीं खरीदेगा। प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व, इसीलिए सबसे महंगी धातु है। सबसे महंगी धातु कौन अभी? प्लेटिनम है। क्या अभी? प्लेटिनम को तो यहीं पर देखिए, इन सभी धातुओं की शुद्धता मापने के लिए क्वेश्चन आता है। शुद्धता मापने की इकाई क्या भी? शुद्धता मापने की इकाई जो है आपकी क्या भी? सभी के सभी जो है शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है। अपन कई बार क्या करते हैं भी, क्वेश्चन आता है सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, तो भी अपन आंसर कैरेट कर देते हैं। लेकिन चांदी, प्लेटिनम और इवन हीरा, इन सभी की शुद्धता किससे मापी जाती है भी? इन सभी की शुद्धता जो है आपकी किससे मापी जाती है भाई? कैरेट से मापी जाती है। ये बात याद रखना। क्लियर भी? उसके बाद मैं बात करता हूं सोने की। सोना जो होता है धातु है जिसका सिंबल क्या भी? AU है। क्या भी? AU है। आभूषण बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। सोने में 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट का सोना शुद्धतम सोना होता है, शुद्धतम सोना होता है। लेकिन 24 कैरेट का सोना क्या होता है अभी? सॉफ्ट होता है। प्रयोग में नहीं लिया जा सकता 24 कैरेट का सोना, क्योंकि ये क्या होता है अभी? सॉफ्ट होता है। इसीलिए प्रयोग में लेने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, सोने को प्रयोग में लेने के लिए किस धातु का मिश्रण किया जाता है? तो कॉपर धातु का मिश्रण किया जाता है। सोने को प्रयोग में लेने के लिए किस धातु का मिश्रण किया जाता है अभी? कॉपर तांबा। तांबे के बारे में आपको बता देता हूं। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। तांबे को मिलाया जाता है गोल्ड में, गोल्ड को मजबूत करने के लिए या प्रयोग में लाने के लिए। देखिए, 2 रेशियो मिलाया जाता है। एक तो मिलाया जाता है आपका 22+2 में, और एक मिलाया जाता है 18+6, मतलब 24 कैरेट होता है ना। 24 कैरेट में 22 कैरेट सोना, 2 कैरेट कॉपर, 18 कैरेट सोना, 6 कैरेट कॉपर। ठीक है। इस रेशियो को क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। प्रयोग में लाने के लिए सोने का रेशियो क्या होता है? तो 22:2। एक क्वेश्चन आता है आभूषण बनाने में सोने का क्या होता है? रेशियो क्या होता है? तो 18:6। कई भी क्वेश्चन आता है आभूषण बनाने में कितना प्रतिशत सोना यूज किया जाता है? तो आप जब निकालोगे ना 18/24 × 100, क्योंकि भी सोना कितना यूज किया जाता है? 18 यूज किया जाता है। पूरा कितना? 100। 3 और 4
4 को 25 से काटोगे तो 75% आंसर आप पाओगे। ठीक है, तो कितना सोना प्रयोग किया जाता है? 75% सोने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी देखिए इतनी महंगी धातु है, हर कोई तो यूज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि हर कोई यूज इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये महंगी है। इसीलिए जो होते हैं डुप्लीकेट सोने भी आते हैं। देखिए आपने देखा होगा ट्रेन व्रेन में चैन वैन ऐसे ऐसे खर्च कर दिखाओगे, देखो भाई ओरिजिनल सोना। ठीक है, तो वो झूठे सोने होते हैं, झूठे सोने, मुर्गा का सोना। तो झूठा सोना कौन सा होता है ये और देख लेना, झूठा सोना, झूठा सोना। अब झूठा सोने दो होते हैं भाई, झूठा सोना दो होते हैं। दो कैसे होते हैं भाई? एक तो बिल्कुल ही झूठा होता है, बिल्कुल झूठा का मतलब, और एक कोई चीज वो है कि वो भी एक वो है रोल्ड गोल्ड। क्या हो भाई? रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो होता है भाई एक झूठा सोना है। ये है क्या? ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का मिश्रण है। एल्यूमिनियम और कॉपर दो धातुओं को मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। झूठा सोना होता है, सोने के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है भाई? सोने के जैसा दिखता है, लेकिन होता सोना नहीं है। एक क्या होता है भाई? एक होता है भाई आयरन, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। ये क्या होता है भाई? आयरन पाइराइट क्या होता है? आयरन पाइराइट क्या होता है भाई? आयरन पाइराइट की परत चढ़ाई जाती है किसके ऊपर भाई? किसी भी धातु के ऊपर। ठीक है, तो ये जो होती है सोने की परत होती है, सोने की परत होती है। अब आप कहोगे सर फर्क क्या दोनों में? दोनों में फर्क ये है, दोनों झूठे सोने हैं, मूर्खों के सोने हैं, लेकिन ये कोई और धातु है, इसमें किसी भी धातु के ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। जैसे कि आप अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखा होगा, अब पूरा गोल्ड थोड़ी ना है, केवल बीच बीच का मंदिर गोल्ड है, और सारे के ऊपर आयरन पाइराइट की परत चढ़ाई गई है, केवल एक परत चढ़ाई गई है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखिए जो प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम एक बहुत ही महंगी धातु है, सबसे महंगी धातु है, इसीलिए इसको व्हाइट सोना बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। व्हाइट गोल्ड का मतलब होता है सफेद सोना। तो क्वेश्चन आता है सफेद सोना किसे बोलते हैं? वही बात है, गाम गुम्मा में तो सिस्टम का पता को नहीं हो। अब हमारे एक मतलब शादी में क्या हुआ भाई, प्लेटिनम की चैन आ गई, तो प्लेटिनम की चैन आ गई तो सब बोले अरे मतलब बुढ़े बुढ़े देख इतना दिया, मतलब 11 लाख दे रखे थे उसको। बहुत मतलब आजकल दहेज का बहुत ही खराब चीज़ बताऊंगा मैं तो। दहेज एक बहुत ही मतलब इस समाज की सबसे गंदी चीज है। ठीक है, बिल्कुल भी लेने वाले भी देने वाले तो भी क्या बताएं, लेने वाले इतने होते हैं कि देने वाले की मजबूरी हो जाती है, लेकिन लेने वाले बहुत ही खराब होते हैं। क्या होता है भाई, दहेज के अंदर भी ऐसे ही गाँव में हमारे मतलब एक लड़के को 11 लाख रुपए की गाड़ी आ गई, और क्या हुआ अभी उसको ना लास्ट में एक प्लेटिनम मतलब चांदी की जैसी दिखती है प्लेटिनम की, तो उसको चांदी की चैन पड़ा दी भाई, मतलब एक नोन में चांदी की चैन पड़ा दी। ये मान के चले सभी बड़े बूढ़े, पहले देख इतना दिया लेकिन चांदी की चैन दी। अब उनको कौन समझाए कि वो चांदी की नहीं थी, वो किसकी थी भाई? प्लेटिनम की चैन थी। वो चांदी की चैन नहीं थी, चांदी की जैसी दिख रही थी किसकी भाई? प्लेटिनम की चैन थी। कई लोग हैं यूं कह रहे सोने की भी चैन ना ले आइए, कई ये क्या कि भैया ये क्या किया, सोने की भी चैन नहीं लाए। अरे सोने की नहीं, वो प्लेटिनम की। सोना तो बहुत महंगा है, प्लेटिनम सोने से तो बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो ये बातें कई हो जाती हैं, तो इसको व्हाइट गोल्ड सफेद सोना कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं भाई चांदी की। किसकी भाई? चांदी एजी। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आभूषण से क्वेश्चन नहीं आता। चांदी 2 कंपाउंड बनाता है। चांदी क्या बनाता है अभी? 2 कंपाउंड बनाता है। उन कंपाउंड के बारे में देखना भाई। चांदी के देखिए, चांदी एक तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है, एक सिल्वर आयोडाइड बनाता है। क्या क्या बनाता है? एक सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और एक सिल्वर आयोडाइड बनाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। देखिए फर्क सुनना, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? ये सिल्वर आयोडाइड देखिए आपने देखा होगा, मतलब मूवी वगैरह, मतलब बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा। मतलब क्या होता है भी, बारिश आने लग जाती है, थोड़ी देर में क्या होने लग जाती है? बारिश आने लग जाती है। ऊपर भी देखोगे तो बारिश आई हुई मिलेगी। ठीक है, अब पहले तो क्या होता था, फुहारे से बारिश की जाती थी, लेकिन अब एक आर्टिफिशियल रेन की जाती है। अब तो देखा होगा साउथ वाउथ की फिल्मों में तो एक्टर ने गुस्सा आंधी के साथ, अगर उसने थोड़ा भी गुस्सा होगा ना तो भी उसने क्या जाएगी, बारिश आ जाएगी। तो वह किससे आती है? वो सिल्वर आयोडाइड से आती है। ये कृत्रिम वर्षा के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है अभी? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का और कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर अभी? तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये चांदी, प्लेटिनम, सोना, ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हो गए होंगे बिल्कुल, मैं आस करता हूं
कि सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब दो धातुएं बच गई। दो धातुएं कौन सी भाई? एक तो आपके पास धातु है सोडियम और एक आपके पास धातु भी कैल्शियम। अब देखिए सोडियम और कैल्शियम दो हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंपाउंड बनाती हैं। क्या बनाती है भी? कंपाउंड बनाती है। कंपाउंड कैसे बनाती है भी? वो जो है मतलब जैसे कि सोडियम जो है नमक बनाती है, और भी मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाती है। तो उन कंपाउंड्स को देख लेते हैं कि भी कौन कौन से जो है कंपाउंड बनाती है। ठीक है, उनका यूज क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, सोडियम और कैल्शियम के कंपाउंड सुनना, बस इंपॉर्टेंट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। देखना भाई, सोडियम Na, सोडियम कंपाउंड बनाती है। एक सबसे पहला कंपाउंड बनाती है भाई NaCl। पहला तो यही है NaCl। नाम कुछ नहीं करना, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसको कहते हैं भी साधारण नमक। क्या कहते हैं भी? साधारण नमक। स्वादानुसार उठा लेना, खा लेना, ये इसका उपयोग है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका कॉमन नेम या फिर इंडस्ट्रियल नेम कह सकते हो, व्यापारिक नेम है, इंडस्ट्रियल नेम है, और उधर उपयोग है, उपयोग स्वादानुसार खा लेना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, साधारण नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है, साधारण नमक का केमिकल नेम क्या है। क्लियर भी? उसके बाद भी धोने का सोडा। उसके बाद कौन सा सोडा? साधारण नाम से लेके चलते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। धोने का सोडा, जिसको अपन बोलते हैं भी वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं भी? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.2H2, 10H2, ये भी सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं भी धोने का सोडा। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्लियर भी? उसके बाद एक होता है भी खाने का सोडा, जिसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं भी? बेकिंग सोडा। उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3.10H2O, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता भी खाने का सोडा। कौन सा सोडा होता भी? खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर भाई? उसके बाद एक साल्ट होता है भी, जिसका नाम होता है ग्लोबल साल्ट। क्या होता है भी? ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ग्लोबल साल्ट। ये क्या होता भी? ये होता भी सोडियम सल्फेट, Na2, सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट .10H2O। ठीक है, ये होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड, किसके भाई? सोडियम के। ठीक है, और भी होते हैं। सोडियम नाइट्रेट होता है, चिल्ली साल्ट पिटर जिसे कहते हैं, चिल्ली साल्ट पिटर, Na2NO3, सोडियम नाइट्रेट 10H2O। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट होता है, जिसको चिल्ली साल्ट पिटर बोलते हैं, चिल्ली साल्ट पिटर बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। NaNO3, ठीक है, NaNO3 जो होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम के मैंने यहां पर करवा दिए हैं। हो सकेगा तो इनमें से आ लेगा, और जितने भी कंपाउंड सोडियम बनाता है, छोटे मोटे बहुत से बनाता है, उनको मैं PDF के अंदर डलवा दूंगा, आप डायरेक्ट याद कर लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर भाई? उसके बाद सुनना, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता भी आपका कैल्शियम। कौन बनाता भी? कैल्शियम। कैल्शियम की ओर सुन लेना भाई, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, और यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखना भाई, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैल्शियम Ca। देखिए, कैल्शियम जो होता है सबसे पहला कंपाउंड बनाता भी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता भी? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और इसी को बोलते हैं भी बिना बुझा चूना। क्या होता भी? बिना बुझा चूना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भी क्विक लाइम। क्या बोलते हैं भी? क्विक लाइम बोलते हैं, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम। उसके बाद देखना भी, जब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को ऐड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है भी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी को ऐड करने पर ये क्या बन जाता है भी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये हो जाता है भी बुझा चूना, जिसको बोलते हैं स्लैग लाइम।
स्लैग लाइम। क्लियर भी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, नेम क्या है, और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यहां पर लिख देता हूं मैं, विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं भाई ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भी? ब्लीचिंग पाउडर होता है भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहां पर लिख देता हूं मैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं भी? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड अभी कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 ये होता है कैल्शियम सल्फेट। और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम में आता है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं, या जिप्सम का फार्मूला क्या है? ये जिप्सम का फार्मूला क्या है भाई? जिप्सम का फार्मूला ही है कैल्शियम सल्फेट। क्लियर भाई? एक क्वेश्चन सुनना भाई मेरी बात, जिप्सम से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिट्टी की लवणता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। सीमेंट के टाइटनेस में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। 2 ही क्वेश्चन आते हैं। मिट्टी की लवणता को किससे दूर करते हैं? मिट्टी की लवणता और सीमेंट टाइट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस जिप्सम में से पानी को निकाल दूं मैं, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या करूं? 2H2 होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट को मैं डिहाइड्रेटेड कर दूं, कहने का मतलब इसके अंदर से पानी मैं निकाल दूं, डिहाइड्रेटेड कर दूं, तो कैल्शियम डिहाइड्रेटेड सल्फेट, कैल्शियम डिहाइड्रेटेड सल्फेट, और जिसको बोलते हैं भी POP। दीवार पर कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके कंपाउंड थे इंपॉर्टेंट कैल्शियम के, और जितने भी बनते हैं वो भी मैं आपको डाल दूंगा विद PDF। जितनी भी PDF बनेगी उसके अंदर इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर भाई? तो ये थे भाई आपके जितने भी कंपाउंड बनते हैं, जितने भी वो बनती है केमिस्ट्री जो होती है आपकी, जितने भी मतलब मेटल होती हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं। अब सुनना भाई,